अक्टूबर का महीना था। हल्की हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो गई थी। दुलाइयां ओढ़ ओढ़ कर सब लोग अंदर सोने लगे थे। सर्दियों में उसे कैसे मजे की नींद आती, मगर आपा को जाने क्या हो गया था कि रात का ज्यादा हिस्सा जागकर गुजार देती। उनकी सेहत खराब हो रही थी, रंग मध्यम पड़ गया था और चेहरे पर खुश्की दौड़ गई थी। अम्मा उनके खान पान का खास ख्याल रखती। सुबह चाय के बदले बादाम का शरबत पिलाया जाता। आपा का दहेज सिल गया था और अम्मा बेचैन थी कि किसी तरह शादी की तारीख तय हो जाए। इधर बड़ी चची के खत पर खत आ रहे थे कि जल्दी से तारीख तय कर दी जाए, मगर अब्बा ढील देते जाते कि तहमीना की सेहत ठीक होगी जब देखेंगे। एक बार बड़ी चची का खत आया तो उसमें जमील भैया की तस्वीर थी। वह तस्वीर लेकर आपा के पास गई तो उन्होंने मुंह फेर लिया। इंसान सिर्फ एक ही बार किसी का बनता है, उन्होंने गुस्से से कहा, फिर एकदम हंस दी। अब इकट्ठे ही देख लेंगे। उनकी हंसी में कितनी बेबसी थी। क्या आपको सफदर भाई याद आते हैं आपा? उसने घबरा कर पूछा था। तौबा, क्यों याद आने लगे? आपा ने सिरहाने रखी हुई किताब। अब्बा दफ्तर से आए तो बहुत उदास नजर आ रहे थे। मामा ने मेज पर चाय का सामान लगा दिया, मगर अब्बा उसी तरह आराम कुर्सी पर लेटे रहे। क्या चाय नहीं पियोगे? ठंडी हो रही है। फिर आज तुम कोई अच्छा सा दिन देखकर शादी की तारीख भी तय कर दो। तुम्हारी भाभी के खत पर खत आ रहे हैं। अम्मा ने अपनी कुर्सी अब्बा के करीब खिसका ली। तुम्हारी वजह से वह इस घर को छोड़ गया। वह गलत किस्म की पार्टी के साथ हो गया। उसने अपने आप को तबाह कर लिया है। उसकी तबाही की जिम्मेदार तुम हो। आपा के चेहरे का रंग उड़ गया। सब समझ गए थे कि अब्बा किसकी बात कर रहे हैं। किस कमबख्त को तबाह किया है मैंने? अम्मा अनजान बन गई। सफ्तर की बात कर रहा हूँ। अब आया अक्ल में? अब्बा ने तुरंत तुरंत जवाब दिया। हाय, वह इस घर से जाकर भी नहीं गया। वह यहाँ से कभी नहीं जाएगा। अम्मा ने रोने का हथियार इस्तेमाल किया। तुम इत्मीनान रखो, अब वह कभी ना आएगा। अब्बा ने धीरे से कहा और चाय पिए बिना बैठक में चले गए। जब वह अब्बा के लिए चाय लेकर बैठक में गई तो वो आंखें बंद किए तख्त पर लेटे थे। उसे देखकर उठ गए और मुस्कुराने लगे। तुम्हारी माँ को मैं कैसे समझाऊं? उन्होंने तुम्हारे भाई को तबाह कर दिया है। कलकत्ते से उसका एक दोस्त आया है, उसने यह सब कुछ बताया है। तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत पूछ रहा था। अब्बा, वो कौन सी पार्टी है? बेटा, वह नास्तिकों की पार्टी है। अब्बा ने ठंडी सांस भरी। मैं तो उसी को अपना बेटा समझता था। वो कब किसी को बाप समझते थे? जाने के बाद एक खत भी न लिखा। किसी की मोहब्बत की कद्र न थी। अब्बा वैसे ही उनके पीछे दीवाने हो रहे हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा, मगर अब्बा से कुछ न कह सकी। तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल है? ठीक है अब्बा। तुम अंग्रेजों के मजहब से तो प्रभावित नहीं हो? तौबा तौबा। शाबाश, तुम बड़ी समझदार हो। मेरी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई हैं। तुमको पता है ना कि मुझे उन बेईमान ताजिरों से नफरत है। इन्होंने हमें गुलाम बना लिया है। मुझे भी नफरत है अब्बा। उसने अब्बा को खुश करने के लिए कहा था। अब्बा ने तिपाही पर प्याली रखते हुए उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी और वह सोच रही थी कि अब्बा आखिर सारे अंग्रेजों से नफरत क्यों करते हैं। खुद उसके स्कूल की इंस्पेक्टर कितनी अच्छी और प्यारी हैं। वो आखिर कब मुल्क पर हुकूमत कर रही हैं। इंशाअल्लाह एक दिन यह सब अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। मैं तुम लोगों के ख्याल से कुछ नहीं कर सकता, मगर इतना बड़ा मुल्क तो पड़ा है ना। जी हाँ, बहुत बड़ा मुल्क है। उसने कैसे बेवकूफों की तरह कहा था कि अब्बा भी मुस्कुरा पड़े। जाने किसने दरवाजा खटखटाया तो वह चाय की किश्ती उठाकर जल्दी से अंदर आ गई। मुझे सब मालूम है कि वह अपने आप को क्यों तबाह कर रही है। रात को आपा ने उससे फुसफुसाते हुए कहा था, मगर वह चुप रही। कुसुम दीदी डूब मरी, फिर भी आपा को सफदर भाई याद आते हैं। उसने बड़ी नफरत से सोचा। अम्मा बरामदे में बैठी बड़ी चची के खत का जवाब लिख रही थी। अब्बा जब खाना खाने आए तो अम्मा ने जैसे ऐलान किया, मैंने तुम्हारी भावज को ईद की 10 तारीख लिख दी है। अब्बा चुप रहे। उन्होंने कोई जवाब न दिया। लालटेन की पीली रोशनी में वह कितने दुखी नजर आ रहे थे। शादी की तारीख पास आती जा रही थी। अम्मा की मसरूफियत बढ़ गई थी। 12-1 बजे के लगभग चपरासी की बीवी बुर्का ओढ़कर आ जाती और चावलों के धान साफ करने लगती। उधर सेरों सूखे मेवे काटने को पड़े थे। अम्मा उससे काम लेते हुए कितनी बेरहम नजर आती थी। सारे दिन की थकी हारी चपरासी की बीवी जब शाम को अपने घर जाने के लिए उठती तो लड़खड़ा जाती। जनवरी के आखिरी दिन थे। एक दिन पहले बारिश के साथ ओले पड़े थे। रात इतनी सर्द हो गई थी कि लगता बर्फ की सील पर बैठे हैं।
मंदिरों से आती हुई घंटों की आवाजें जैसे ठिठुर कर रह गई थी। बड़ी देर तक बातें करने के बाद आपा ने उसकी तरफ से करवट ले ली थी। वह सोने ही वाली थी कि आपा ने फिर बातें शुरू कर दी। जाने उनकी नींद को क्या हो गया था। ऐसा लगता है कि मुसाफिरों की तरह बैठी हूँ, उन्होंने बड़े खोए हुए अंदाज में कहा। मुसाफिर तो हैं ही, कुछ दिन बाद दुल्हन बनकर चली जाएंगी। दुल्हन बनकर आप कैसी खूबसूरत लगेंगी। और मेरे हाथ है ना खूबसूरत। आपा ने अपने नन्हे नन्हे हाथ लिहाफ से निकाल कर लहराए। इनमें मेहंदी रचेगी। उसी दिन के लिए तो मैंने मेहंदी के जरा से पौधे को सींचा था। अब वो कितना बड़ा हो गया है, जी चाहता है कि उसके साए में पड़कर सो रहूं। यह मेहंदी भी कैसी अजीब चीज होती है। इसे सुहाग की महक आती है, मोहब्बत की ठंडक महसूस होती है। और यह बात भी है कि इसकी सुर्खी से तमन्नाओं के खून का पता चलता है। आप भी कैसी बातें करती हैं आपा। उसने उलझ कर आपा की तरफ देखा। उस वक्त उसे ख्याल आया था कि अम्मा ठीक ही तो कहती हैं कि सफदर भाई ने अल्लम गल्लम किताबें दे देकर आपा को तबाह कर दिया। मैं कैसी बातें करती हूँ। वो मुस्कुराई। बातें ही तो सब कुछ होती हैं। इन्हीं बातों ने मुझे मुसाफिर बना दिया और यही बातें मेरे सफर को खत्म कर सकती हैं। आपा, आपको सफदर भाई याद आते हैं। सच बताइए, कौन सफदर भाई। अरे बेवकूफ, तेरे पास तो अक्ल नाम नाम को नहीं। आपा ने हंसते हुए उसके हाथ पर हाथ मारा। चलो अब सो जाएं, इतनी रात हो गई। शादी में सिर्फ कुछ दिन रह गए थे। अम्मा बहुत व्यस्त थी और खुश थी। कभी कभी उन्हें यह चिंता भी सताने लगती कि उनके भाई और भावज ने एक हफ्ते पहले पहुंचने को लिखा था, मगर किसी वजह से नहीं पहुंच सके। वह बराबर उनका जिक्र करती रहती। इस मुल्क की बदलती हुई रुतें भी तो भाभी की तबीयत को रास नहीं आती। जरा में उन्हें जुकाम हो जाता, पेट अलग खराब रहता है। कहीं न कहीं उस गरीब की दावत में मिर्चें खानी पड़ जाती हैं। भला मिर्च भी खाने की चीज है। अम्मा आपा से जवाब चाहती, मगर वो खामोश रहती। आपा ने अपने कमरे से निकलना छोड़ दिया था। अब्बा घर में आते तो अपने कमरे के दरवाजे भेड़ लेती। अम्मा को उनकी इस शर्माने वाली अदा पर बड़ा प्यार आता। वो बड़े गर्व से कहती, शर्म हो तो ऐसी हो। उसने आपा के चेहरे पर शर्म व हया तलाश करने की लाख कोशिश की, पर रत्ती भर भी न मिली। आपा को तो जब शर्म आती तो जापानी गुड़िया की तरह गुलाबी पड़ जाती, मगर वो तो बिल्कुल सफेद हो रही थी। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी, ऐसा अंधेरा था कि उनकी तरफ देख कर लगता कुएं में झांक रहे हों। बारात आने में जब 7 दिन रह गए तो आपा को नहला धुलाकर और पीले कपड़े पहनाकर माझे बिठा दिया गया। रात मिरासिने और डोमनिया ढोल लेकर आ गईं और बरामदे में बिछी हुई दरी पर बैठकर भांति भांति की आवाजों में गाने लगी। कितना अरमान, कितनी आरजुएं थी उन गानों में। जो कुछ कुंवारी जिंदगी में नसीब न हुआ था, उसे पा लेने की तमन्ना में गीत का एक एक बोल हाथ फैलाए हुए था। गीत होते रहे और आपा पीले दुपट्टे की ओट से आंसू पोंछती रही। अब्बा के दोस्तों की बीवियां एक एक गीत को दो दो बार सुनने को फरमाइश करती, मगर गाने वालियों के गले न थकते। दरी पर थोड़ी थोड़ी देर बाद दो दो चार चार आने शाबाशी के तौर पर गिरते रहे। रात देर तक जागने की वजह से अम्मा दोपहर में थक कर गहरी नींद सो रही थी। मामा बहुत दिनों बाद 2 घंटे की छुट्टी लेकर अपने घर चली गई थी। आपा लेटी थी, मगर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदलती। सामने आंगन की नीची दीवार पर कौवा बैठा लगातार बोले जा रहा था। उसकी आवाज से दोपहर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कौवा बोल रहा है। उसने खुश होकर आपा से कहा, और मेहमान जाने वाले भी तो हैं। आपा बड़ी मुद्दत बाद खुश और संतुष्ट नजर आ रही थी, मगर एकदम कुछ सोच कर उठ बैठी। आलिया, तुमको क्या पता, मेरी उम्र कछुए की तरह रेंग रेंग कर गुजरी है। उनका चेहरा सुर्ख पड़ गया। तुम मुझसे बहुत अच्छी रही। मेरी हैसियत तो ऐसी रही जैसे कोठरी में कोई कबाड़ डालकर भूल जाए। अम्मा, उसके होंठ कांपने लगे। अम्मा मुझे भी तो डांटती हैं, मगर मैं तो खुश रहती हूँ। उन्होंने तो सब कुछ सफदर भाई की दुश्मनी में किया। उन्हें मुझसे खतरा था ना। मगर अब तो आप आजाद हो जाएंगी। सफदर भाई अब आपकी जिंदगी तल्ख करने ना आएंगे। खुदा समझे उनसे भी। अरे कोसो तो नहीं। वो नंगे पांव बाहर पानी पीने चली गई। जब वो पानी पीकर आई तो उनकी पलकें भीगी हुई थी। उन्होंने लेटते ही आंखें बंद कर ली। हद है आपा, अब तक उस कमीने के लिए सोचती हैं। कुसुम दीदी का अंजाम देखने के बाद भी अक्ल ठिकाने न आई। बस सोने की कोशिश कर रही थी कि चपरासी डाक लेकर आ गया। आपा भी उठ गई। उसने खत उलट कर देखा। अम्मा के नाम था और एक कोने में सफदर लिखा था। आपा ने तड़प कर खत खोल लिया और पढ़ने के बाद उसकी तरफ बढ़ा दिया। पढ़कर वह डर से कांपने लगी थी।
चची तहमीना की शादी मुबारक हो। आप उसे किसी का भी बना दे, फिर भी वो मेरी ही रहेगी, वो सिर्फ मेरी है। आपा के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे सारी दुनिया की दौलत मिल गई हो। उसने जल्दी से खत फाड़ कर उसके टुकड़े चूल्हे में डाल दिए। दूसरा खत मामू का था, जो उसने संभाल कर सिरहाने रख लिया। भैया हम तो सोते हैं, बहुत तेज नींद आ रही है। आपा बड़ी चालाकी से सोती बन गई, मगर वह सफदर भाई को दिल ही दिल में गालियां दे रही थी। अगर यह खत अम्मा को मिल जाता तो फिर क्या होता, यह सोचकर तो उसका दिल डूबने लगता। आपा कितने कमीने हैं सफदर भाई, उसने आपा को हिलाया। और नहीं तो क्या है, खुदा के लिए अम्मा से जिक्र न करना, वरना जाने क्या होगा, उन्होंने धीरे से कहा। रात खाने पीने के बाद दरी बिछा दी गई। मामा ने ढोल कसकर बीच में लुढ़का दी और मांगे का गैस का हंडा दालान के बीच लटका दिया। थोड़ी देर बाद मेहमान आने लगे। रात 11 बजे के बाद जब मिरासने गा बजाकर चली गई तो आपा हौले हौले कमरे से निकलकर दालान में आ गई। शिकन पड़ी हुई दरी पर लुढ़की हुई ढोल बड़ी सूनी मालूम हो रही थी। मामा कुर्सियां उठा उठा कर कमरे में रख रही थी और साथ ही जाने क्या तलाश किए जा रही थी। हाय जाने कहाँ गई, मिलती ही नहीं, नाश जाए इस याद का। आलिया बिट्टू सुनो, जब मैं चली जाऊं और तुमको कभी सफदर मिले तो मेरा एक पैगाम कह देना, कह दोगी ना? बिस्तर पर लेटते ही आपा ने बड़ी बेचारगी से कहा। क्या आपा? आपा को अजीब सी हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। यही कि मैं उनको कभी नहीं भूली, और बस। अब सो जाइए आपा। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह जाने किस वक्त सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो आपा बेखबर सोई हुई थी। वह स्कूल जाने के लिए तैयार होती रही, मगर आपा न उठी। जब सब लोग चाय पीने के लिए उठे तो अम्मा ने मामा को भेजा कि आपा को जगाकर चाय दे दे। मामा की चीख की आवाज सुनकर अब्बा और अम्मा आपा के कमरे की तरफ भागे। मामा सीने पर दो हत्थड़ मारकर कह रही थी, तहमीना बिटिया नहीं रही, कहाँ गई, कहाँ चली गई। वह डर के मारे कांपने लगी। वह जाने कैसे कमरे तक गई जहाँ अब्बा बेहोश अम्मा को थामे खड़े थे, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो भी गिर पड़ेंगे। आपा सचमुच नहीं रही थी। उनके मेहंदी रचे हाथ बड़ी बेबसी से फैले हुए थे और होंठ इस तरह काले हो रहे थे जैसे किसी ने मिस्सी लगा दी हो। अम्मा होश में आते ही पछाड़े खा रही थी। अब्बा बच्चों की तरह रो रहे थे और वो आपा के ठंडे जिस्म से लिपटी बिलख रही थी। अब्बा ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। हमेशा से दिल कमजोर था, इसलिए दिल की धड़कन बंद हो गई है। मामा तुम जाकर पानी गर्म करने का इंतजाम करो, अल्लाह को यही मंजूर था। अब्बा की आवाज कांप रही थी। मामा के बाहर जाते ही अब्बा ने अम्मा से कानाफूसी की। तुम हिम्मत से काम लो, हम मुसीबत में फंस गए हैं, मैयत को जल्दी से उठाना है। अम्मा को छोड़कर उन्होंने उसे लिपटा लिया और दूसरे कमरे में ले गए। तुम तो बड़ी समझदार हो, तुम यहीं बैठो। अब्बा उसे अकेले कमरे में छोड़कर चले गए, मगर उस वक्त तो अब्बा का हुक्म का मानना उसके बस में न था। वह जाकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। अब्बा अम्मा को समझा रहे थे। उनके हाथ में कागज का एक पुर्जा था, जिसे उन्होंने माचिस से जला दिया और फिर अम्मा को थाम कर दालान में ले आए। मामा ने पतीले में पानी चढ़ाकर उस वक्त सुबह ही सुबह दरी बिछा दी, पर ढोल कसकर न डाली। अब्बा के दोस्तों की बीवियां आ रही थी, पर कोई दरी पर पैसे न फेंक रहा था। सब रो रही थी और उनके बीच में बैठी हुई अम्मा को बार बार गश आ रहा था। आपा को जल्दी जल्दी नहला धुलाकर रुखसत कर दिया गया। अम्मा पागलों की तरह उनके पीछे भाग रही थी। अरे बिटिया, बड़ी बिटिया रुखसत हो गई, तुम गाओ न, काहे को ब्याही विदेश, लखियां बाबुल मोरे। मामा की बात पर जैसे कोहराम मच गया। वह आपा के कमरे में भाग गई थी और जमीन पर बैठकर दिल की भड़ास निकाल रही थी। जले हुए कागज के टुकड़े इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। हाय कैसी अरमानों भरी चली गई। मामा बौखलाई हुई कमरे में आई और इधर उधर कुछ तलाश करने लगी। कल से अफीम की डिबिया खोई तो फिर न मिली, एक जरा सी खा लेती तो दिल ठहर जाता।